नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम कोरोना महामारी की खबरों के साथ। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का बढ़ता मामला एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया है। एक महीने के अंदर ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखकर ही दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन वापस लेने का ऐलान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई देशों की सरकारों ने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को भी बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि ओमिक्रॉन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंता के प्रकार के रूप में चिन्ह किया गया है, उसने दक्षिण अफ्रीका, यूके, फ्रांस, इटली और कई अन्य देशों में कोविड-19 की नई लहर शुरू कर दी है। यूरोप में कोविड संक्रमणों की संख्या में एक नए स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि फ्रांस ने पिछले 24 घंटों में लगभग 1,80,000 कोरोना वायरस मामलों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वही समाचार एजेंसी सिन्हुआ में मंगलवार को ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का भी हवाला देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के भीतर फ्रांस में कोरोना संक्रमितों के 1,69,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से ही एक रिकॉर्ड उच्च संख्या है। लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने भी बुधवार को कहा कि देश में दिसंबर के अंत तक ये वायरस भारी मात्रा में स्प्रेड हो जाएगा। वहीं देश में वैक्सीनेशन की स्थिति पर समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कहा है कि सोमवार तक 77% फ्रांसीसी लोगों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। बता दें आपको कि फ्रांस में पिछले एक सप्ताह में ही वायरस के 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और जिससे देश में कुल मौत का आंकड़ा 1,22,000 से ज्यादा हो गया है। मंगलवार को यूके में एक दिन में कोरोना के 1,29,000 और 471 नए मामले दर्ज किए गए हैं, और ये देश में अब तक दर्ज किए गए मामलों में सबसे ज्यादा है। ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने नागरिकों से टीकाकरण कराने का आग्रह करने के बाद आया है, जिसमें ओमिक्रॉन खतरे को रेखांकित किया गया है। और इस डेटा में अनुमान लगाया गया था कि 19 दिसंबर की समाप्त सप्ताह के दौरान ही यूके में 1.7 मिलियन लोगों को कोविड-19 था। और भारत में कल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के 6,568 और नए मामले दर्ज किए गए हैं, और ये मामले सोमवार की तुलना में 2.6% कम है। वहीं नए मामले के साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 34,799,691 हो गई है। और आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश का रिकवरी रेट 98.40%। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और इस खतरे को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, और इसके तहत यातायात को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मेट्रो और डीटीसी की बसों में भी यात्रियों की क्षमता कम कर दी गई है, और इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी आधी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी कहा है कि मेट्रो ट्रेनों को केवल 50% की क्षमता ही चलाया जाएगा, और इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों में भी खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी, और मेट्रो स्टेशन पर लोगों के प्रवेश और नियंत्रण किया जाएगा। और दिल्ली में मेट्रो की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मेट्रो के 714 गेटों में से अब 444 गेट ही यात्रियों के लिए खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को यात्रा करने के लिए अलग समय निकालने का भी सुझाव दिया है, और इसके साथ ही मेट्रो ने कहा है कि केवल बहुत जरूरी होने पर ही मेट्रो ट्रेन में यात्रा करें। मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड चल रहा है, और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर फाइन भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ये पाबंदियां दिल्ली के अलावा गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में भी लगेगी। आपको बता दें कि डीटीसी की बसों को भी केवल 50% यात्री क्षमता के साथ चलाया जाएगा। उनमें किसी को खड़ा होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटाफट सेवा में भी 2 सवारी, और मैक्सी कैब में भी 5 सवारी, और आरटीवी में केवल 11 सवारियां ही बैठ पाएंगी। दिल्ली सरकार के ऑफिसों में भी ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100% स्टाफ को आना होगा। अन्य ग्रेड के केवल 50% स्टाफ ही ऑफिस बुलाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्राइवेट ऑफिसों में भी 50% स्टाफ को ही आने की इजाजत दी जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गत दिनों की कई छापेमारी में कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में भी लगभग 257 करोड़ रुपए की नगद और 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद की गई है। अदालत के आदेश पर पीयूष जैन ने ही सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है और अब इस मामले पर राजनीति भी जोरों पर है। बीजेपी पूछ रही है कि इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। वहीं अखिलेश यादव ने पीयूष जैन के उनकी पार्टी से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी के यहाँ लगभग 270 किलो सोना और चांदी और 200 करोड़ कैश और 600 करोड़ इत्र का सामान मिल जाए तो क्या करेंगे। और एजेंसी ने इसलिए कार्रवाई की है कि ये पैसा गरीब के विकास और उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ और सपा को इस पर एजेंसियों को बधाई देनी थी, लेकिन सपा के लोग इसका विरोध करते हैं और इनकम टैक्स के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी और देश में केवल सपा के लोगों को ही इसका दर्द क्यों हो रहा है। इस इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। और इससे पहले भी बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी के ही संबंध रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगलवार को हरदोई की सभा में कहा कि कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने छापा मारा तो भाई अखिलेश के पेट में अंदर मरोड़े पड़ने लगे थे और कहने लगे कि राजनीतिक द्वेष के कारण ही छापा मारा गया है। और आज उन्हें जवाब सूझ नहीं रहा है कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ से छापे कन्नौज और कानपुर में इत्र व्यापारी के यहाँ छापा में 250 करोड़ रुपए मिला है। नागालैंड के ओटिंग गांव में सुरक्षा बलों की फायरिंग में नागरिकों की मौत मामले में सेना का जांच दल आज घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना करेगा। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग में 14 ग्रामीणों की मौत के मामले को लेकर सेना का जांच दल घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही मोन जिले के तिरजिट पुलिस थाने में ही जाएगा। और जानकारी तो ये भी है कि कोहिमा में पीआरओ की ओर से ये कहा गया है कि अगर घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, वीडियो या फिर कोई भी सूचना किसी के पास है तो वो जांच से पहले सेना को उपलब्ध करा सकता है। आपको बता दें कि नागालैंड की कुछ लोकल संस्थाओं ने भी सेना को घटनास्थल पर सिविल ड्रेस में ही आने और साथ में हथियार न लाने की अपील की है। नागालैंड में फर्जी एनकाउंटर की जांच की जा रही है और सेना की एक टीम आज मोन जिले के उसी स्थान का दौरा करेगी जहां पैरा एसएफ कमांडोज ने भी 14 ग्रामीणों की जान ले ली थी। बताया जा रहा है कि जांच के लिए जो टीम आएगी वो कुछ स्थानीय लोगों या फिर प्रदर्शन जो वहां पे लोग मौजूद थे उनसे ही भी मुलाकात करने की कोशिश कर सकती है। और सेना की ओर से रविवार को ये दावा किया गया था कि मोन जिले में 7 दिसंबर को हुई फायरिंग की घटना की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही सेना ने जांच जल्द पूरी होने की भी उम्मीद जताई। सेना की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया कि उचित न्याय के साथ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि घटना के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया था और सेना का कहना है कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। और इस संबंध में जो भी सूचना या जानकारी साझा की जा रही है, मोन जिले में 4 दिसंबर को हुई इस दुर्घट घटना को लेकर भी 14 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और घटना के बाद झड़प में एक जवान भी शहीद हो गया था। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों की उग्रवादियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को ही उग्रवादी समझ लिया था और फिर उन पर फायरिंग की थी और जिससे ग्रामीणों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि देश के कई अशांत क्षेत्र में AFSPA कानून लागू है और इसके तहत ही सुरक्षा बलों को कई मामलों में ही कार्रवाई के विशेष अधिकार मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमरोहा जनपद के हसनपुर पहुंचेंगे। यहां वे सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही अमरोहा जिले को स्टेडियम की सौगात समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अमरोहा आगमन का सरकारी कार्यक्रम जिला मुख्यालय को ही मिल गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ करीब दोपहर 2:25 पर ही वो हसनपुर पहुंचेंगे और जहां स्टेडियम समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। आज बीजेपी की जनविश्वास यात्रा जनपद में पहुंच रही है और ब्रिज घाट पर भाजपाई स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि गजरोला होते हुए यात्रा हसनपुर पहुंचेगी और यहां सुखदेवी इंटर कॉलेज में ही मैदान में ही यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। दोपहर 2:25 पर ही यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हसनपुर पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी वीके त्रिपाठी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आगमन का सरकारी कार्यक्रम प्राप्त हो गया है और वो फर्रुखाबाद के खेरातल में ही दोपहर 1:40 पर हसनपुर के लिए रवाना होंगे और 2:25 पर ही हसनपुर पहुंच जाएंगे। यहां अमरोहा के मालीखेड़ा में ही बने स्टेडियम हसनपुर में बने राजकीय महाविद्यालय और गंगा तटबंध के ही सुंदरीकरण समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। और आपको बता दें उसके बाद जन विश्वास यात्रा की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डीएम ने बताया है कि यहां लगभग 1 घंटा 10 मिनट रुककर ही वो 3:35 पर ही वहां से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और एसपी पूनम ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज गति से चल रही है तो वहीं दूसरी ओर 15 से 18 साल की आयु के बच्चे कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। उनके लिए टीके का विकल्प केवल कोवैक्सीन होगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि ये जानकारी उन्होंने साफ रख दी है कि उन्होंने ये भी कहा कि 3 जनवरी से बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू करने की तैयारी चल रही है। और कोविड के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने सोमवार को कहा कि 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी से कोविड पोर्टल का पंजीकरण करा सकेंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार उनके लिए टीके का विकल्प केवल कोवैक्सीन होगा। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और हृदय रोग और जैसी कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे नागरिकों को टीके की तीसरी खुराक देने का क्रम दूसरी खुराक लगाए जाने की तारीख से 9 महीने या 29 सप्ताह पूरे होने पर आधारित होगा। जनवरी से लागू होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार 15 साल और उससे अधिक आयु के लोग जो है वो कोविन पोर्टल पर ही पंजीकरण कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में वे सभी जिनका जन्म साल 2007 या उससे पहले है वे टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। और इनमें कहा गया है कि लाभार्थी एक मौजूदा कोविन खाते के माध्यम से ऑनलाइन स्व पंजीकरण करा सकते हैं और मोबाइल फोन नंबर से ही नया खाता भी बना सकते हैं और ये सुविधा केवल सभी पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे लाभार्थियों के लिए टीकाकरण के लिए विकल्प केवल कोवैक्सीन ही होगा, क्योंकि 15 से 17 साल के आयु के वर्ग के लिए ही आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध टीका केवल यही है। आपको बता दें कि कुछ बीमारियों से ग्रस्त 60 साल या फिर उससे अधिक आयु के जिन लोगों ने कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लगवा रखी है उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर 10 जनवरी से तीसरी अतिरिक्त लगाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मथने का अभियान चरम पर है। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ही मंगलवार को 3 से पहली जनसभा हरदोई में की और हरदोई के GIC मैदान में ही बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति में बांटने का आरोप लगाते के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को जमकर सराहा है। हरदोई में जनविश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज होता था और यहाँ पर तो माताएं बहनें सूर्यास्त से पहले ही घर के अंदर पहुंच जाती थी। प्रदेश में 2017 से सत्ता में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और यहाँ से सभी माफिया का सफाया हो गया है और लोग अमन चैन से हैं।
और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हो गया है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इससे 15 साल पहले सपा और बसपा का राज था। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या उनके राज में कभी समाज का विकास होता था। अमित शाह ने कहा कि सपा आती थी और एक जाति का विकास होता था, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था, और 15 साल तक बसपा और सपा सरकार चली जिन्होंने अपना विकास कराया है, और ना घरों में बिजली पहुंची और ना पानी पहुंचा और ना ही विकास हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD को बिल्कुल अलग है। उनके लिए ए का मतलब अपराध और आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद और सी का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार और डी का मतलब दंगा। इनसे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते।